तो वही चीज हम कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो सेम प्रोसेस, ओके। solubility of salt of strong acid and weak base। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, वीक बेस हो गया NH4OH, सॉल्ट हो गया NH4Cl। ठीक है, ये हमें देखना है। ये किस केस में देखना है? प्योर वाटर में देखना है, और एसिड बफर में देखना है, और तीन केस में देखेंगे। एक हो गया प्योर वाटर, क्या चीज? कौन सा, टॉप में कि लेफ्ट में? तो इसको हम लोग ले लिए प्योर वाटर, इसका सॉल्युबिलिटी देखते हैं प्योर वाटर में कितना होगा। यहाँ पे देखते हैं एसिड बफर, यहाँ पे देखते हैं बेस बफर। ओके, तो सॉल्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड देखते हैं एसिड बफर में कैसे क्या होगा। ये तुम लोग खुद कर सकते हो। एमोनियम क्लोराइड, इसका सॉल्युबिलिटी सपोज एक्स ले लेते हैं, इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग ले लेते हैं ए, इसका ले लेते हैं पी। ठीक है, तो एक्स जो आएगा इसका सॉल्युबिलिटी होगा, ए जो वैल्यू आएगा उसका सॉल्युबिलिटी होगा, यहाँ पे पी जो वैल्यू आएगा इसका सॉल्युबिलिटी होगा। क्लियर है? अब NH4Cl को हम लोग क्या किए, पानी में डाल दिए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व हो, तो NH4 प्लस और Cl माइनस आएगा एक्वस। आ गया? लेकिन इसमें NH4 प्लस क्या कर सकता है, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। थोड़ा स्पेस छोड़ दो, NH प्लस प्लस वाटर, ये हाइड्रोलाइज होगा, तो हाइड्रोलाइसिस होने से NH4 प्लस क्या करेगा, यहाँ से OH ले लेगा, NH4OH, और ये H प्लस आएगा, तो NH4 प्लस यहाँ से OH ले लेगा और H प्लस आएगा, ऐसे आया। तो ये रिएक्शन तीनों में सेम, ये इस टाइप का हो रहा है, इसमें थोड़ा अलग होगा। एसिड बफर में H प्लस हमारे पास मौजूद है, तो इसमें क्या होगा, NH4Cl, ये देगा NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब NH4 प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस है, तो एसिड बफर में क्या होगा, एसिड बफर में H प्लस है, तो सपोज H प्लस इसका है 10⁻³ से, मैं सपोज लिया, तो H प्लस तो NH4 प्लस से रिएक्ट नहीं कर सकता, और Cl माइनस तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट आयन रिएक्ट नहीं करता। तो H प्लस किससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो NH4 प्लस एज यूजुअल सेम हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देगा, प्लस H प्लस देगा। अब जो H प्लस पहले से था वो कॉमन आयन दिखाएगा, वो कॉमन आयन दिखाएगा, कॉमन आयन दिखा के हाइड्रोलिसिस में जितना सॉल्युबिलिटी हो रहा है उससे कम कर देगा, सप्रेस कर देगा, इसका अल्फा को कम कर देगा। हाइड्रोलिसिस में जितना अल्फा हो रहा है उससे भी और कम कर देगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब बेस बफर में क्या रिएक्शन होगा देख लेते हैं पहले। ये दोनों रिएक्शन समझ में आया, एसिड बफर प्योर वाटर का रिएक्शन सबको समझ में आया? अब बेस बफर का रिएक्शन देखते हैं। बेस बफर का रिएक्शन जो है NH4Cl सॉलिड प्लस एक्वस दिए, तो ये आएगा NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब NH4 प्लस
NH4 प्लस एक्वस जो है वो हम लोग क्या किए, बेस बफर में हम OH माइनस दे दिए, OH माइनस 10⁻³ मोलर से ये जो होगा एग्जाम में दे देगा, इसका वैल्यू वो लेना है, जो देगा वो लेना है। तो यहाँ पे OH माइनस जो होगा NH4 प्लस से रिएक्ट करेगा, क्योंकि NH4 प्लस ही रिएक्ट करना चाहता है, Cl माइनस तो रिएक्ट नहीं करेगा, और वो भी आनायन, दो आनायन का रिएक्शन नहीं होता है, तो ये रिएक्ट करेगा तो NH4OH देगा, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, NH4Cl प्लस एक्वस मतलब पानी देंगे, इसका सॉल्युबिलिटी के लिए डिसॉल्व करना है पानी में, वाटर दिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन तीनों केसेस में ये रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन समझ में आ गया सबको? तो अभी हम डेरिवेशन करते हैं, इसका जो सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्युबिलिटी एक्स था, तो ये पहले एक्स निकलेगा, ये एक्स निकलेगा, ये भी एक्स निकलेगा, लेकिन ये जो एक्स आया, एक्स में से तो कुछ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस में कुछ तो कंज्यूम होगा, तो मान लो वाई कंज्यूम हुआ, तो एक्स माइनस वाई, और ये वाई प्रोड्यूस होगा, ये वाई प्रोड्यूस होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई। तो NH4 प्लस एक्स माइनस वाई हो गया, यहाँ पे भी लिख दो भाई एक्स माइनस वाई, तो ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में KSP जो है, KSP कितना होगा बोलो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स होगा फर्स्ट स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो होगा वो होगा KW/KB, क्योंकि यहाँ पे NH4 प्लस इज कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक बेस, तो KW/KB होगा इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो KB जो भी होगा एग्जाम में इसका वैल्यू देगा, तो फिर सॉल्व करना, क्वेश्चन में जो देगा वो पुट करना। तो KW/KB इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो क्या लिख देंगे, Y इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे। KSP KH का वैल्यू देगा एग्जाम में या क्वेश्चन में, KW KB KSP सब दे देगा, तो उसको सॉल्व करने से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू पाएंगे। तो एक्स और वाई का वैल्यू पाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, एक्स होगा कि वाई होगा, एक्स, एक्स होगा, क्योंकि पहले से ही हम लोग सॉल्युबिलिटी एक्स लिए, तो एक्स जो आएगा वही आंसर होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब एसिड बफर में क्या होगा, एसिड बफर में मान लो इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग ए ले रहे, तो ए लेंगे तो ये पहले ए और ए डिजल होगा, तो ये ए है, लेकिन ये सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है कुछ तो NH4 प्लस सेकेंड स्टेप में डिजोल्व होगा, तो मान लो बी डिजोल्व हो रहा है, इसका बी जा रहा है, तो NH4OH कितना आएगा, बी आएगा, और H प्लस भी आएगा, तो NH4 प्लस रहेगा कितना, A माइनस बी बचेगा, NH4OH कितना बचेगा, बी बचेगा, और H प्लस जो बचेगा 10⁻³ प्लस बी बचेगा। लेकिन सिंस ये बफर है, इसको हम लोग 10⁻³ ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, तो इसको ले लिए, ये ले लिए, अब NH4 प्लस तो A माइनस बी हो गया, लिख दो A माइनस बी, दोनों दोनों में सेम होगा, सेम सोर्स से सेम कंटेनर है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, KSP इज इक्वल टू NH4 प्लस इंटू Cl माइनस, NH4 प्लस हो गया A माइनस बी, अब Cl माइनस हो गया A, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा KW/KB,
दैट इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो दो इक्वेशन आ रहा, दो रिएक्शन के लिए दो अननोन है, KSP KB ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करने से A वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करने से X वैल्यू जो आएगा वही होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये दोनों केस में बताओ सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा होगा, प्योर वाटर में ज्यादा होगा या एसिड बफर में ज्यादा होगा? हाँ, इस हाँ, एसिड बफर में कॉमन आयन होगा, कॉमन आयन से ये उसको सप्रेस कर देगा। तो सेकंड स्टेप में जो कॉमन आयन हो रहा है, H प्लस जो है सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा, वो कॉमन आयन करके उसको सप्रेस कर रहा है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर रहा है, इसका NH4 प्लस को डिजोल्व कम कर रहा है। वाटर में जितना डिजोल्व हो रहा है उससे कम डिजोल्व इसमें हो रहा है। तो अगर डिजोल्व कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कम होगा ना। तो प्योर वाटर जो है एसिड बफर से ज्यादा होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर इज ग्रेटर देन एसिड बफर। सही है। अब बेस बफर में देखते हैं, इसका सॉल्युबिलिटी हम ले लिए P, इसका P ले लिए, ये भी P ले लिए। तो ये P था, अब OH माइनस तो कुछ है 10⁻³ ले लो भाई। तो P में से तो कुछ तो रिएक्ट करेगा, -Q ले लो, ये भी -Q हो गया, और NH4OH तो प्रोड्यूस होगा +Q। तो रिएक्शन होने के बाद कितना बचेगा, P -Q, और ये आएगा 10⁻³ -Q, ये आएगा Q। लेकिन ये बफर है तो इसको हम मान सकते हैं 10⁻³। ठीक है, अब NH4 प्लस क्या हुआ, NH4 प्लस P था, अब P -Q आ गया, तो इसको लिख दो भाई P -Q। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका कांस्टेंट कितना है, KSP, KSP इज इक्वल टू P -Q इंटू P। सेकेंड स्टेप में क्या है, 1/KB, क्योंकि ये डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस का अपोजिट है 1/KB। तो 1/KB इज इक्वल टू Q बाय P -Q इंटू 10⁻³। तो 1/KB आएगा 10⁻+X, मतलब 10⁻+4 +5 +6 ऐसे कुछ आएगा। ओ ज्यादा है तो ओ ज्यादा होने से सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें बेस बफर जो लेंगे, बेस बफर तीनों में से सबसे हाईएस्ट होगा, इसको लिख देंगे बेस बफर सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट। उसके बाद दिस इज द ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, बेस बफर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा प्योर वाटर, और उसके बाद क्या होगा, ये होगा ऑर्डर, बेस बफर, उसके बाद प्योर वाटर, उसके बाद एसिड बफर। इज दिस क्लियर? तो नोट कर लो, ये सब पैकेज में, स्टडी पैकेज में भी दिया है, फिटजी का पैकेज में। देखो सॉल्वेंट तो वाटर लेते हैं ना हम लोग, वो तो पोलर होता है,
नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लोग अभी नहीं करते हैं, अभी तो सब वाटर का सॉल्वेंट लेके कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले। नेक्स्ट, दिस पेज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट है solubility of AgCl in ammonia of AgCl in aqueous ammonia। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। solubility of AgCl in aqueous ammonia, सपोज AgCl हम लोग लिए, AgCl को पानी में डिजोल्व किए तो क्या आएगा? Ag प्लस एक्वेस आएगा प्लस Cl माइनस एक्वेस आएगा। सही है कि नहीं, बोलो। क्लियर? अब जो एक्वेस Ag प्लस आ गया वो एमोनिया से रिएक्ट करता है, वो एमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 ट्वाइस प्लस, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो AgCl का सॉल्युबिलिटी हमें डिस्कस करना है, कैसे आएगा। तो AgCl का सॉल्युबिलिटी कैसे आएगा? सपोज इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग ले लिए x, सपोज सॉल्युबिलिटी हम ले रहे हैं AgCl x, और सपोज हम लोग एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं A। तो अगर x रहेगा इसका सॉल्युबिलिटी तो कैसे रिएक्शन होगा देखते हैं। ये x है, तो ये x है, तो जब डिजोल्व होगा तो ये x देगा, ये भी x देगा, ये पूरा पानी में डिजोल्व हो गया, चला गया। तो Ag प्लस एक्स आ रहा है, तो Ag प्लस एक्स, लेकिन एमोनिया स्टार्टिंग से हम लोग A लिए, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग से 0 रहेगा। तब इसका कुछ रिएक्शन होगा, Ag प्लस का कुछ कुछ अमाउंट रिएक्ट करेगा। कितना रिएक्ट करेगा? से Ag प्लस का y रिएक्ट किया, माइनस y कर दो भाई, y रिएक्ट किया, तो इसका y रिएक्ट करेगा, तो एमोनिया का कितना रिएक्ट करेगा बोलो? -2y। तो कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हो जाएगा y प्लस y। तो इसका रिएक्शन के बाद कितना बचेगा? x माइनस वाई, ये a माइनस 2y, ये कितना होगा y, और Ag प्लस एक्स माइनस वाई हो गया, यहाँ पे भी कर दो भाई x माइनस वाई। तो ये उसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन रिएक्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो इसको केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम की तरह करना है। तो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम की तरह इसको करना है, तो ऐसे किए तो इसका केस भी कितना होगा बोलो? एस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड में क्या होगा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम लिखते हैं के एफ। के एफ मीन्स फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके,
फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका नाम चेंज कर दिए हम। तो केएफ क्या होगा, केएफ होता है एक्चुअली Hg NH3 ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाय Ag प्लस डिवाइडेड बाय एमोनिया स्क्वायर, ऐसे होगा ना। तो क्वेश्चन में केएफ देगा, बोलेगा केएफ में दिया हूं, तुमको क्या करना है, इसका सॉल्युबिलिटी निकालो, एक्स वैल्यू बताओ। ए वैल्यू देगा, एक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। तो केएफ इज इक्वल टू AgNH3 प्लस क्या है y डिवाइडेड बाय Ag प्लस कितना हो गया x माइनस y डिवाइडेड बाय एमोनिया कितना हो गया a माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get x and y if kf ksp and a are given, करेक्ट और नॉट। अगर ये सब वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो x एंड y हम लोग पा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बोलो। तो नोट कर लिया ये कैसे करना है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। लिख लो जी, लिख लो, क्योंकि यहाँ से ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आया है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, एग्जाम में इसको डिराइव करना है, इस टाइप का, इस तरीके से एग्जाम में डिराइव करके सॉल्व करना है। ये जेई एडवांस में आएगा, जेई मेंस में नहीं आएगा। पीएच क्या, पीएच, हाँ, इसमें से रिएक्शन जो क्या होगा वो अगर गेस कर लिए तो काम बन जाएगा। हाँ, सॉल्युबिलिटी पूछेगा। वो प्रेसिपिटेशन कॉन्सेप्ट से था, प्रेसिपिटेशन कॉन्सेप्ट। हाँ, लास्ट में कराएंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट होने दो। तो ये समझ में आया, लिख लिए सब लोग। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं फिर, बोलो। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं अभी तक जो डिस्कस किए।
तो एक क्वेश्चन 1998 में आया था, ये जो एमोनिया कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन 1998। ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन तुम लोग सब लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो नहीं। सब हाँ, सबसे नहीं होगा, लेकिन ट्राई तो करोगे ना। क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सब लोग जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश तो करोगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन अगर ट्राई करोगे तब तो एनआईटी मिलेगा। अब बोलोगे सर मेरे को आईआईटी का तैयारी करोगे तभी एनआईटी मिलेगा। अब एनआईटी का तैयारी करोगे तब प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। तो जितना हाई लेवल, जितना बेट ऊपर का सोचोगे, उतना उससे थोड़ा नीचे का टारगेट, नीचे का परफॉर्मेंस रिजल्ट मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करना है कि जेई मेंस और जेई एडवांस जो पिछला क्वेश्चन आया वो बन जाए हमसे नहीं। केसी मतलब इसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इसका रिवर्स होगा केएफ। केसी मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला रिएक्टेंट है उसका। 1.8 into 10 to the minus 10 if ammonia is added, if ammonia is added to a solution containing to a solution containing excess of AgCl, calculate the concentration of the complex, calculate the concentration of complex, calculate the concentration of complex in 1 molar aqueous ammonia। मतलब एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। एमोनिया हम लोग ऐड किए AgCl को, तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा, कॉम्प्लेक्स जो बनेगा कितना कॉन्सेंट्रेशन का बनेगा ये पूछा है। तो एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, 1 मिनट ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
केसी और केएफ, नहीं नहीं, वहां पे केएफ जो दिया था इस रिएक्शन का उल्टा दिया था, रिवर्स दिया था, तो 1/Kc इक्वल्स टू केएफ होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग AgCl ले रहे हैं, एक्सेसिव AgCl ले रहे हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजोल्व हो। AgCl डिजोल्व हो रहा है तो Ag प्लस Cl माइनस दे रहा है। अब Ag प्लस क्या कर रहा है, 2 एमोनिया से रिएक्ट करेगा, AgNH3 प्लस देगा। ठीक है, तो सपोज ये क्या पूछा है, ये पूछा है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब AgNH3 2 प्लस, ये वाला पूछा है। ओके, तो मान लेते हैं AgCl डिजोल्व हुआ, Ag प्लस दिया, Cl माइनस दिया, X, Cl माइनस दिया X, ये मान लेते हैं। क्या सही है कि नहीं, बोलो। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं Ag प्लस आया X, Cl माइनस भी आया X, तो Ag प्लस जो X आया, यहाँ पे X आया, एमोनिया कितना लिए थे, 1 मोलर लिए थे, तो जो X आया उसमें से तो कुछ तो रिएक्ट करेगा, Y रिएक्ट किया, तो इसका तो 2Y जाएगा, क्योंकि 1 मोल Ag प्लस 2 मोल एमोनिया से रिएक्ट करता है, तो अगर ये Y रिएक्ट करेगा ये तो 2Y होगा ना, तो ये अगर 2Y गया तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये Y प्रोड्यूस होगा ना, तो ये रिएक्शन के बाद ये क्या बचेगा, X माइनस वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 2Y, ये हो जाएगा Y। अब ये x माइनस वाई हो गया, यहाँ पे भी कर देते हैं x माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इक्वेशन में जो रिएक्शन दिया है जस्ट रिवर्स, तो इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा 1/Kc होगा कि नहीं, तो ये हो गया 1/6.2 इंटू 10⁻⁻8, ये वैल्यू हो गया। So that is equal to y upon x minus y into 1 minus 2y का होल स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे सेकेंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन का डेरिवेशन, आ रहा है कि नहीं, सेकेंड रिएक्शन का यही आया। फर्स्ट रिएक्शन का क्या होगा, k इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई, ये आ गया। अब हमें क्या करना क्या है, हमें y निकालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो दो इक्वेशन है, हमें y निकालना है, तो दोनों को सॉल्व करें, हम कैसे भी सॉल्व करें, एस माइनस वाई इंटू एक्स हो रहा है, ओ अच्छा, ठीक, तो एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, के एस पी इंटू 1/Kc हो जाएगा,
इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। तो के एस पी इंटू 1/kc, के एस पी कितना है बोलो, के एस पी है 1.8 इंटू 10⁻⁻10। के सी कितना 1/kc 6.2 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y बाई 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे, तो x को y के साथ इक्वल बोल के एज्यूम करेंगे, अप्रोक्सीमेशन। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10⁻⁻8 हो रहा है, मतलब 10⁻+8 हो रहा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻+8 हो रहा है, मतलब कितना है 10 करोड़। तो ये अगर 10 करोड़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब we can assume that reaction is almost complete. Reaction is 99.99% complete. तो अगर रिएक्शन 99.99% complete, almost complete, then there is no wrong in assuming that x equals to y. Theoretically, x cannot be equal to y. X is very much close to y, but sorry, practically it cannot be equal. बट अज्यूमिंग अप्रोक्सीमेशन, हम लोग अप्रोक्सीमेशन अज्यूम करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं सॉल्यूशन कुछ आंसर आए और जल्दी आए। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -3 -4, तब तो x इक्वल टू वाई लेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻6, 10⁻8, 10⁻10, 10⁻15, तो हम अज्यूम करेंगे हाँ हाँ रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो x इक्वल टू वाई अगर लेंगे तो क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा एक ही अननोन है इसमें, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक ही अननोन है, तो 1.8 बाई 6.2 इंटू 10 टू द नहीं नहीं, जीरो क्यों आएगा, x इक्वल टू वाई हम लोग ले रहे हैं, हम सॉल्यूशन आसान करने के लिए, लेकिन एक्चुअली x इक्वल टू वाई नहीं होगा, x इक्वल टू वाई नहीं होगा, y x से थोड़ा कम होगा, लेकिन x और y का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो x माइनस वाई अगर नेग्लिजिबली स्मॉल होगा तो ये दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, अगर x माइनस वाई नेग्लिजिबली स्मॉल है तो x इज एक्सट्राऑर्डिनरी हाई, तो अगर x माइनस वाई नेग्लिजिबली स्मॉल तो x विल बी वेरी हाई और नॉट। तो मतलब सॉल्युबिलिटी एमोनिया में ज्यादा होता है, AgCl का सॉल्युबिलिटी जो है प्योर वाटर, कॉमन आयन और एमोनिया, ये सब लेंगे तो एमोनिया में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, तो ये प्रूव करता है। x इक्वल टू वाई नहीं लेंगे, x इक्वल टू वाई हम अप्रोक्सीमेशन मान के ले रहे हैं, तब क्या होगा, तब y अपॉन 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर आ गया, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो y आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से y का वैल्यू इसका दिया है 0.0539, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा तो एजम्पशन अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा तो चेंज करके लेना है, नहीं तो सॉल्यूशन मुश्किल होगा। समझ में आया कि नहीं? तो कर लिया क्वेश्चन, नोट कर लिया, समझ में आया कि नहीं सबको, बोलो। ये जेई एडवांस थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे नहीं बनेगा मेरे को मालूम है, क्योंकि हम तो चाहते हैं सभी स्टूडेंट जेई में क्लियर कर ले, लेकिन हर साल होता नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो लेकिन
क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, कोशिश कर जारी रखो, ताकि अगर कोई किसी स्टूडेंट को मालूम नहीं है उसका खुद का पोटेंशियल कितना है। सब लोग सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको जो आता है इतना नहीं है, हम तो गुड अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन हमसे भी बहुत अच्छे स्टूडेंट इंडिया में है, ऐसे सब लोग सोचते हैं। लेकिन जब तक तुम लोग खुद से नहीं बनाओगे क्वेश्चन, तब तक तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो पॉलिश नहीं होगा, परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, जो डिफिकल्ट हो तब भी कोशिश करो, एफर्ट्स डालो, नहीं हो रहा है तो ट्राई करो। पहले तो छोटा छोटा क्वेश्चन करना है, उसके बाद जेई एडवांस लेवल का बड़ा बड़ा क्वेश्चन करना है। क्लियर है? ठीक है। तो मैं नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तुम लोग क्वेश्चन करो, मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं नेक्स्ट थ्योरी बता रहा हूँ। नेक्स्ट थ्योरी है टाइट्रेशन कर्व एंड चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में मैं बताऊंगा, ओके। हाँ, क्वेश्चन का मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व एंड चॉइस ऑफ इंडिकेटर, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम ही आया है, आज तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा है, लेकिन आजकल इस पोर्शन से क्वेश्चन देना शुरू कर रहा है जेई मेंस में। चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, देखते हैं। पहले टाइट्रेशन कर्व ले लेते हैं। तो जो टाइट्रेशन होता है ना, तो पहले हम लेते हैं टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम लोग लेते हैं। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करते हैं। वीक एसिड ले लो CH3 COH, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH। तो ये टाइट्रेशन इसको करोगे, सभी टाइट्रेशन फास्ट होता है, याद रखो। कुछ भी दोनों वीक रहे, कोई एक वीक रहे या दोनों स्ट्रॉन्ग रहे, टाइट्रेशन सब फास्ट होगा। तो टाइट्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें? CH3CONA और वाटर आएगा। लेकिन CH3CONA तो वाटर से रिएक्ट करता है। CH3CONA अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा? CH3COH प्लस OH माइनस। मतलब इसका टाइट्रेशन अगर कर देंगे, जो सॉल्ट आएगा, सॉल्ट का भी हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस से OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो होगा वो कितना पीएच होगा? पीएच लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7? बोलो। ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि ये OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। थ्योरी से ये बोल रहा है कि पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बोलता है अगर हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या फॉर्मूला है? पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सी। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से भी पता चलता है कि पीएच 7 से ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके, पीएच 7 से ज्यादा आएगा, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइट्रेशन को ग्राफ शीट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ शीट में कोई भी ड्राइंग करना तो इंटरेस्ट लगता है, बचपन में हम लोग बहुत बार किए, तुम लोग भी किए, क्लास 8 से कर रहे हो ग्राफ शीट यूज करके। अभी ग्राफ शीट में सपोज हम लोग क्या किए, वाई एक्सिस में पीएच ले लिए, तो जब टाइट्रेशन होगा तो पीएच चेंज होगा कि नहीं? एक्स एक्सिस में ले लिए वॉल्यूम ऑफ बेस ले लिए,
ओके, तो एक्स एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ बेस ले लिए, वाई एक्सिस में पीएच ले लिए। अब हम लोग कोनिकल फ्लास्क में क्या ले रहे हैं वो लिख दो। कोनिकल फ्लास्क में हम ले रहे हैं एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं। अब ब्यूरेट से जो ऐड कर रहे हैं वो क्या ऐड कर रहे हैं वो भी लिख दो। ब्यूरेट से जो ऐड कर रहे हैं वो बेस ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे बेस ऐड कर रहे हैं, ये कोनिकल फ्लास्क में एसिड ले रहे हैं, हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। जब हम लोग ब्यूरेट से बेस ऐड करेंगे तो कोनिकल फ्लास्क में एसिड रहेगा, तो पीएच ऑफ एसिड कितना होगा, कम होगा कि नहीं? पीएच ऑफ एसिड लेस देन 7 होगा, सही बात है, कोई बात नहीं। पीएच ऑफ एसिड लेस देन 7 होगा, ये मान लो पीएच 7 है। लेकिन यहाँ पे तो वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड का पीएच क्या 0-1 के बीच में रहेगा या 3-4 के आसपास रहेगा? 3-4-5-6 रहेगा। तो इसका जो पीएच स्टार्ट होगा वो कम से ऊपर से स्टार्ट होगा, ऐसे करके, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जब बेस बढ़ाओगे तो पीएच धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब न्यूट्रलाइजेशन के आसपास आएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन हो गया सडनली सॉल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो जाएगा। ये क्या होगा, एसिडिक से बेसिक हो जाएगा। तो जब बेस ऐड करते जाएंगे तो इसका पीएच बढ़ता रहेगा, लेकिन जब न्यूट्रलाइजेशन के आसपास आएगा तो इसका पीएच क्या होगा, सडनली बढ़ जाएगा, इसका पीएच होगा सडनली इंक्रीज करेगा। ओके, तो उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद फिर भी बेस ऐड कर रहे हैं, फिर भी पीएच स्टडी कर रहे हैं, तो पीएच इसका धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो ये होगा उसका ग्राफ। समझ में आया कि नहीं? तो और कुछ पोर्शन बाकी है, मैं बोल देता हूँ। तो जब हम लोग वीक एसिड लेंगे पीएच ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से शुरू होगा थोड़ा सा। तो जब न्यूट्रलाइजेशन जस्ट पहले, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एक ड्रॉप ऐड करने से न्यूट्रलाइजेशन आ जाता है। तुम लोग स्कूल में टाइट्रेशन किए हो क्या? नहीं किए हो, अच्छा। ओहो, अच्छा अच्छा। तो मैं कोई वीडियो लिंक देख के भेज दूंगा जो हम्म। तो ये टाइट्रेशन तुम लोग वीडियो देख लो, अभी तो वही है, अभी हम लोग लेबोरेटरी जाके तो कर नहीं सकते, दोनों में डिफरेंस है। अगर वीडियो देखोगे ना सब लगेगा कि वो इजी है, ऐसे हो रहा है, लेकिन खुद करोगे तो एक्सपीरियंस से तुमको पता चलेगा कि सही में क्या है, डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ बेस दे रहे हैं तो पीएच बढ़ रहा है, तो बेस यहाँ का बेस और यहाँ का बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा, मतलब एक दो ड्रॉप ऐड करेंगे तो सडनली पीएच चेंज होगा। और ये जो जंप आया, ये जंप का जो मिडिल पॉइंट होगा ग्राफ शीट में, वो मिडिल पॉइंट होता है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। और हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो पीएच ग्रेटर देन 7 में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा। अब क्लियर है? इसका जो पीएच ग्रेटर देन 7 लेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा, ठीक है? तो पीएच ग्रेटर देन 7 लेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा। ये है हमारा टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया? अब इस ये तो रिएक्शन तो होता रहेगा, प्रोडक्ट आता रहेगा, लेकिन कलर चेंज इंडिकेटर हम यूज करेंगे, तो कलर चेंज करके ये बता देगा कब रिएक्शन हो गया। तो इंडिकेटर क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, हम लोग मान लो मैं दो इंडिकेटर, दो तीन इंडिकेटर दे रहा हूं। ओके, हम क्या किए, मिथाइल ऑरेंज दिए। मिथाइल ऑरेंज देंगे तो ये जो कलर चेंज करेगा कौन सा रेंज में करेगा, 3.1 से 4.4, इस रेंज में कलर चेंज करेगा।
अब अगर फिनाप्थलीन देंगे तो ये जो कलर चेंज करेगा ये होगा 8.1 से 10.2 के आसपास। अब बोलो ये दोनों में से कौन सा इंडिकेटर इसके लिए बेस्ट सूटेड होगा? यस, फिनाप्थलीन बेस्ट इंडिकेटर होगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि फिनाप्थलीन जिस रेंज में कलर चेंज कर रहा है और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट उस रेंज में आ रहा है, मतलब पीएच ग्रेटर देन 7 आ रहा है, ये भी उस रेंज में कलर चेंज करेगा। मतलब जहां पे टाइट्रेशन होगा वो बोलेगा यहाँ पे कलर चेंज कर दे। तो कलर चेंज जहां होगा वहां पे टाइट्रेशन हो रहा है, मतलब सही एंड पॉइंट दिखा रहा है कि नहीं? लेकिन इस टाइट्रेशन में अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा बोलो? हाँ, रिएक्शन नहीं हुआ होगा, कलर चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करोगे तो ऐसे हो जाएगा कि दुर्गापुर से कोई स्टूडेंट न्यू दिल्ली जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट का पेशेंस नहीं है, वो थोड़ा जल्दबाजी में काम करता है। वो हर स्टेशन में पूछता रहता है कि न्यू दिल्ली आ गया, न्यू दिल्ली आ गया। पहली बार जा रहा है, आईआईटी में ज्वाइन करेगा वो, तो पहली बार जा रहा है, न्यू दिल्ली आ गया। तो जब मथुरा स्टेशन आया, न्यू दिल्ली से पहले स्टेशन होता है मथुरा, मथुरा जंक्शन, उसके बाद न्यू दिल्ली आ जाता है। तो मथुरा स्टेशन में उतर गया, ये बोला नहीं नहीं अभी तो दिल्ली। लोग पूछा कितना किलोमीटर है, हाँ यहाँ से तो आपको 30-40 किलोमीटर होगा। वो सोचा दिल्ली तो बड़ा है, तो 30-40 किलोमीटर है तो मैं उतर जाऊंगा यहाँ से, यहीं से मैं जल्दी उतरूंगा, जल्दी जाऊंगा। तो मथुरा स्टेशन उतर के वो जाके बाहर टैक्सी में बोल रहा है, भाई मेरे को आईआईटी गेट में पहुंचा दो। तो बोला ठीक है पहुंचा देंगे, लेकिन आपका किराया 3,000 रुपया लगेगा। गुस्सा हो गया, बोला भाई मैं तो 3,000 टू टायर एसी करके आया, दुर्गापुर से आया, 3,000 किराया दिया, एक रात मैंने 24 आवर्स जर्नी में आया, तुम बोल रहा अभी यहाँ से यहाँ पहुंचाओगे, 3,000 रुपया लोगे, 2-3 घंटा लगेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो मतलब जो टारगेट है वहां पे नहीं है, उससे पहले पहुंच गया, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो हमारा इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर होगा जिसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और जिसका जो जो जंप हो रहा है, जो जो पीएच रेंज है उसका मिडिल पॉइंट के साथ मैच हो। समझ में आया कि नहीं? तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं उसका पीएच रेंज, उस रेंज में वो कलर चेंज करता है, ठीक है। तो मैं इंडिकेटर का थ्योरी में बताऊंगा क्या क्या है। तो ये एक चीज नोट करो, इफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ एनी टाइट्रेशन, if neutralization point of any titration is same as middle point, mid point लिख देते हैं, same as mid point, mid point of pH range, midpoint of pH range of an indicator, then result is क्या? Result is accurate। ग्राफ के बाद क्या लिखा था एक बार देख लो। तो क्या बोल रहा, मान लो पीएच रेंज है, कोई भी टाइट्रेशन हो रहा है उसका पीएच रेंज कुछ दिया है, मान लो इसका पीएच रेंज में लिया 8 से 10, इसका मिडिल पॉइंट आ रहा है 9। अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी 9 आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
बोलो। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है 9, इसका मिडिल पॉइंट 9 आ रहा है, वो इंडिकेटर बेस्ट है। समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या है, एक वॉल्वो बस में जा रहे हो, वो बोल रहा है कि हम तुमको क्या करेंगे, ऑल इंडिया टूर कराएंगे। वो वॉल्वो बस में बिठा के तुमको लिया, बोल रहा है कि ठीक है, न्यू दिल्ली जाना है, कहाँ पे जाना है? बोलोगे नहीं साउथ दिल्ली जाना, साउथ दिल्ली जाना है, वहाँ कहाँ जाना है? हौज खास। हौज खास में कहाँ जाना है? आईआईटी गेट में पहुंचना है। अच्छा आईआईटी गेट में आप जाओगे, तो उसमें कौन सा डिपार्टमेंट जाओगे? बोलोगे नहीं मेरा वहाँ पे जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वहाँ पहुंचना है। तो वॉल्वो बस क्या किया, तुमको लेके जो बिल्डिंग में एडमिशन होता है वहां पहुंचा दिया डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं? तो अगर इसका मिड पॉइंट इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के साथ मैच हो रहा है तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो ये लेकिन होना मुश्किल है। तो अगर ये नहीं होगा तब भी मान लो हम लोग ले लिए 8.1 से 10.5, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं आ रहा लेकिन इसका बीचों बीच आ रहा है, 9 इनका इन बिटवीन 9 है, तब भी चलेगा, तब भी वो इंडिकेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई इंडिकेटर का जो रेंज है, उस रेंज का अंदर ही जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है, मिडिल में रहे या उसका बीचों बीच आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? बोलो, प्रॉब्लम है? नहीं, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका बीचों बीच कहीं आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है 8.2, 8.3, 8.9, 9.7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंडिकेटर को हम यूज कर सकते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा 3.2, हम ये इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो गलत है। ठीक है, तब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। मिथाइल ऑरेंज का कितना है देखो, मिथाइल ऑरेंज ये 3.1 से 4.4, तो जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 3.0 3.2 में हुआ या 4.3 में हुआ या 4.0 हो रहा है, ठीक है, 4.1 में हो रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अगर मान लो कोई न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है 8.8, तो इसको यूज करोगे तो ये रिजल्ट जो देगा गलत देगा रिजल्ट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो मतलब क्या है, तुम दिल्ली से आ रहे हो, दुर्गापुर पहुंचना है, तो दिल्ली से जो वॉल्वो बस में आ रहे हो वो तुमको आसनसोल में छोड़ दिया। अब बोलेगा ये आसनसोल दुर्गापुर सेम डिस्ट्रिक्ट है, आसपास से आप ढूंढ के चले जाओ। तुम निकल जाओगे आसनसोल में, वहां बाहर जाओगे, ऑटो को पूछोगे, बोलेगा यहाँ से तो 45 किलोमीटर है, आपको हम ले लेंगे लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? और एक वॉल्वो बस आया, वो बोल रहा है कि ठीक है आपको कहाँ जाना है? अच्छा उसमें एडीडीए बिल्डिंग जाना है दुर्गापुर में। अच्छा एडीडीए बिल्डिंग जाना है, वॉल्वो बस आया जहाँ पे एडीडीए बिल्डिंग वहां पे छोड़ दिया। तो वहां से उतरोगे डायरेक्ट बिल्डिंग में घुसोगे, कोई ऑटो का किराया नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये होना चाहिए जहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इंडिकेटर का पीएच रेंज उसका बीच में रहेगा तो रिजल्ट हमारा सही आएगा, नहीं तो रिजल्ट गलत आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टाइट्रेशन बिटवीन टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, एक वीक बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl, इसको टाइट्रेशन कर रहे हैं वीक बेस में NH4OH। जो सॉल्ट आएगा वो क्या आएगा, NH4Cl आएगा। तो NH4Cl आ गया, वाटर तो आएगा ही। तो NH4Cl में हम जानते हैं NH4 प्लस जो है वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, वाटर से रिएक्ट करता है। NH4 प्लस जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, NH4OH देगा और H प्लस देगा।
तो ये हम लोग पहले से पढ़े थे, हाइड्रोलिसिस उसका होता है H+ आता है, pH <7 होगा क्योंकि H+ प्रोड्यूस हुआ, तो थियोरेटिकली pH <7 होगा। और इसका pH कितना होगा, एक फॉर्मूला है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 7 माइनस हाफ इंटू, याद है फॉर्मूला, pKb प्लस log C। तो इससे ये भी बोल रहा है कि ठीक है, मैथमेटिकली भी pH <7 होगा। तो इसका टाइट्रेशन कर्व देखते हैं, कैसे टाइट्रेशन कर्व आएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ले लिए pH, यहाँ पे क्या ले लिए, pH ले लिए, और यहाँ पे ले लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ बेस ले लिए। हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं वो टाइट्रेशन किस किस के बीच में कर रहे हैं, यहाँ पे रख लो कोनिकल प्लस, वो एसिड ले रहे हैं हम, और जो ब्यूरेट से हम ऐड कर रहे हैं, ब्यूरेट से जो ऐड कर रहे हैं वो हो गया बेस। हाँ, बेस, एसिड बेस रिएक्शन में बेस को ब्यूरेट में लेते हैं। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस है जब टाइट्रेशन करते हैं ना, जो अननोन रहता है उसको हम कोनिकल प्लास में लेते हैं। ठीक है, तो लिए उसके बाद मान लो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, तो पीएच तो कम से स्टार्ट होगा, ये 7 है, ये 7 है, तो पीएच तो कम से स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए थे, तो धीरे धीरे बेस ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ेगा। लेकिन जब न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो हमारा वीक बेस है, हम तो वीक बेस ले रहे हैं ना, वीक बेस मतलब पीएच बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो ये जो जंप करेगा शॉर्ट जंप होगा, और ये पीएच ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट है, तो इसके बाद ऐड करेंगे तो धीरे धीरे पीएच बढ़ेगा। तो ये जो जंप होगा, ये जंप न्यूट्रलाइजेशन से पहले एसिड होगा, न्यूट्रलाइजेशन के बाद बेस होगा, और ये सडनली जंप होगा क्योंकि सडनली पीएच चेंज हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट अगर देखोगे, इसका मिड पॉइंट जो, हाँ 7 से कम होगा, ये मिड पॉइंट होगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पीएच <7 आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पीएच <7 आ रहा, तो हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, अभी मैं कुछ इंडिकेटर का नाम बोलता हूँ। ठीक है, हम लोग एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आया 5.0 में आ गया, ये 5.0 में आ गया। अब तुमको दिया है कि मिथाइल ऑरेंज, 3 इंडिकेटर में दे रहा हूँ। एक है मिथाइल ऑरेंज जिसका पीएच रेंज है 3.1 से 4.4। देखो बुक्स में थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके वैल्यू देता है, कुछ बुक्स में 4.5 लिखा है। और एक इंडिकेटर में ले रहा हूँ मिथाइल रेड, मिथाइल रेड का पीएच रेंज है 4.4 से 6.5, ये मैं ले सकता हूँ। और एक इंडिकेटर दिया है फिनोल रेड, फिनोल रेड, इसका पीएच रेंज है 6.8 से 8.4। आप बताओ कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे इसके लिए, बोलो। मिथाइल रेड यूज करो। आप समझ में आया, अगर फिनोप्थलीन यूज कर दिए तो क्या होगा, फिनोप्थलीन का रेंज है से 8.3 से 10 पॉइंट, 8.1 से 10.2 या 3 ऐसे कुछ होता है। तो ये कलर चेंज होगा लेकिन बहुत लेट में होगा। मतलब क्या है, एक स्टूडेंट यहाँ से न्यू दिल्ली जाना चाहता है, बहुत लेजी स्टूडेंट है, बहुत लेजी है, कैजुअल है, वो सो गया, बोला डेली तो कितना देर में आएगा, सो जाता है, तो सो गया, न्यू दिल्ली स्टेशन चला गया, फिर नेक्स्ट स्टेशन रुड़की स्टेशन आ गया, वो अमृतसर एक्सप्रेस में जा रहा है, अमृतसर मेल में जा रहा है, वो रुड़की स्टेशन आ गया, उसको पूछा कि न्यू दिल्ली आया है, उनको पूछा नहीं, न्यू दिल्ली लास्ट स्टेशन चला गया। ओ, एक स्टेशन चला गया
ठीक है, यहीं पे उतर जाता है। तो रुड़की में उतर गया, रुड़की में उतर के फिर बाहर जाके टैक्सी में बोल रहा है कि भैया मेरे को ये जो आईआईटी का गेट है वहां पहुंचा दो। वो बोलेगा हाँ ठीक है पहुंचा देंगे जरूर, क्योंकि रुड़की में भी तो एक आईआईटी है। तो वहां पे पहुंचा दिया, तो रुड़की में पहुंच गया, वो अंदर चला गया। वो बोल रहा है मैं आया था एडमिशन के लिए। और बोल रहा है कि एडमिशन तो आईआईटी दिल्ली में हो रहा है, आप तो आईआईटी रुड़की में आ गए, तो उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो फिनाप्थेलिन अगर यूज करेंगे हम, तो जो रिजल्ट है वो लेट में आएगा, जो कि सही नहीं है, एरर होगा। तो ये सब इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। क्यों? हम मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे जब मान लो इसका पीएच आता 4.0, तो मिथाइल ऑरेंज सही है। अगर हमारा मिथाइल रेड दिया नहीं है तब इसको यूज कर सकते हैं। रिजल्ट माने फिनाप्थेलिन से तो बेटर होगा, है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस में पीएच लेस देन 7 होगा, तो हमें वही इंडिकेटर ढूंढना है जिसका रेंज लेस देन 7 हो। तो हम लोग लेस देन 7 इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड ये दोनों है, ये अप टू सम एक्सटेंट लेस देन 7 है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 7 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते, जो फिनोप्थेलिन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस, टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड वीक बेस। टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर वीक एसिड वीक बेस लोगे, तो वीक एसिड वीक बेस में एस टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड वीक बेस। अगर वीक एसिड वीक बेस लेंगे तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और वीक एसिड है HCl। तो इसका टाइट्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एमोनियम क्लोराइड वाटर आएगा। अच्छा, CH3COH ले लेते हैं। तो ले लेते हैं CH3COH प्लस NH4OH। तो क्या आएगा, CH3CONH4। तो इसका टाइट्रेशन करने से जो आएगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB। तो इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 आएगा या ग्रेटर देन 7 आएगा या इक्वल टू 7 आएगा, नॉट सर्टन। तो इसका हम लोग मालूम नहीं है किस में आएगा, जब तक नहीं मालूम है तब तक हम लोग सुइटेबल इंडिकेटर नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे नो सुइटेबल इंडिकेटर इज देयर, नो सुइटेबल इंडिकेटर एज सच। हाँ, एज सच माने हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो इंडिकेटर का पीएच कैलकुलेट करेंगे उसके बाद डिफाइन करेंगे तो सही होगा। इन जनरल हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर होगा। जो जो पीएच रेंज लेस देन 7 है या पीएच रेंज ग्रेटर देन 7 है या इक्वल टू 7 है, ये नहीं बोल सकते। तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते, इसमें लिखा किताब में लिखता है नो सुइटेबल इंडिकेटर एज सच इन जनरल। और इसका उसमें आएगा, लेकिन कितना आएगा नहीं बोल सकते इन जनरल। तो इसका टाइट्रेशन कर्व देखोगे, अगर पीएच ऐसे रहेगा, वॉल्यूम ऑफ बेस रहेगा, तो इसका टाइट्रेशन कर्व कैसे रहेगा, उसका टाइट्रेशन कर्व ऐसे आएगा। ये पीएच 7 है, तो ये ऐसे करके आएगा, फिर जंप जो होगा वो छोटा सा जंप होगा ऐसे करके, वो
कभी कभी 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, कभी कभी 7 इक्वल भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई सुइटेबल इंडिकेटर हम लोग ले नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो नेक्स्ट, हाँ, ग्राफ 7 के आसपास आएगा, ऐसे होगा, एक जंप जो होगा, जंप छोटा होगा, क्योंकि ये वीक बेस रहेगा, वीक एसिड रहेगा, वीक एसिड वीक बेस रहेगा, तो ग्राफ जो होगा वो छोटा सा जंप होगा, बड़ा जंप नहीं होगा, क्योंकि वीक बेस में पीएच 7 के पीएच ज्यादा रहता है, 7 से कम रहता है लेकिन ज्यादा रहता है वीक एसिड में। वीक बेस होगा तो 7 से ज्यादा होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो वीक एसिड में 7 से कम होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो वहां से वीक बेस जब होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो वहां से वहां जो जंप होगा वो शॉर्ट जंप होगा। ठीक है, समझ में आया? ये जंप होगा शॉर्ट जंप, ऐसे करके आएगा, शॉर्ट जंप होगा, लॉन्ग जंप नहीं होगा, ये शॉर्ट जंप होगा। ठीक है, बोलो। ये शॉर्ट जंप होगा, ऐसे करके शॉर्ट जंप होगा, क्योंकि दोनों ही वीक है, इसीलिए शॉर्ट जंप होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर टाइट्रेशन हम लेंगे तो टाइट्रेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच 7 होगा, एग्जैक्टली 7 आएगा, सही है कि नहीं? तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, तो NaCl आएगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो पीएच एग्जैक्टली 7 आएगा। तो अगर इसको पीएच वाई एक्सिस में लिए, वॉल्यूम ऑफ बेस एक्स एक्सिस में लिए और इसका ग्राफ प्लॉट किए, तो ग्राफ कैसे होगा मालूम है? ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बहुत कम से स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से बहुत ज्यादा होगा, और जो जंप होगा वो एक लॉन्ग जंप होगा। तो ऐसे करके जाएगा और एक लॉन्ग जंप करके फिर ऐसे जाएगा, और ये जो जंप होगा ये अराउंड 3 to 11 होगा। जंप पीएच इज अराउंड 3 to 11, 3 to 11 है, तो इसका मिडिल पॉइंट देखोगे तो मिडिल पॉइंट 7 में आएगा, तो इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा पीएच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अगर पीएच 7 में आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सभी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ऑल इंडिकेटर्स whose pH range between 3 to 11 are useful। तो अगर हम इसमें मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो एंड पॉइंट जो जंप हो रहा है उसके बीचों बीच आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट है। अगर फिनाप्थलीन यूज करेंगे तो फिनाप्थलीन का एंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, और अगर
एक इंडिकेटर मैंने लिया था फिनोल रेड, तो फिनोल रेड यहाँ पे आएगा, फिनोल रेड, क्योंकि फिनोल रेड का पीएच रेंज होता है 6.8 से 8.4। तो फिनोल रेड अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि फिनाप्थलीन खराब है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फिनाप्थलीन भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, फिनोल रेड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जंप हो रहा है वो जंप के बीचों बीच जो पीएच सडन चेंज हो रहा है उसके बीचों बीच कोई भी पीएच रेंज यूज करेंगे जो 3 to 11 होगा, तो इसमें रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नो डाउट फिनोल रेड ही देगा, क्योंकि फिनोल रेड जो है वो 7 के बीचों बीच है, ये बेस्ट है। लेकिन फिनोल रेड नहीं है तो फिनाप्थलीन यूज करने से, मिथाइल ऑरेंज यूज करने से भी इसका काम चल जाएगा। मतलब ये देखना है ये जो जंप हो रहा है 3 to 11, कोई भी पीएच रेंज 3 to 11 का अंदर, जो मिड पॉइंट ऑफ पीएच रेंज है 3 to 11 का अंदर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसलिए बुक्स में लिखता है कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस all indicators are useful whose pH range is between 3 to 11। all indicators are useful। फिनाप्थलीन भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, फिनोल रेड भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिनोल रेड अगर लेंगे तो फिनोल रेड का ये क्या रेंज क्या है, 6.8 टू 8.4। तो ये जो 7 है इसका बीचों बीच है, वो ले सकते हैं। आप फिनाप्थलीन लेंगे, एसपीएच में लिख रहा हूँ फिनाप्थलीन, तो 8.1 से 10.3, ये भी सही है। मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो मिथाइल ऑरेंज तो 3.1 से 4.4 ना 4.5 ऐसे कुछ, तो ये भी सही है। तो इसमें ये तीनों यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं फिनोल रेड ही यूज करना है इसमें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग बहुत सारा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीएच रेंज ज्यादा होता है, तो इसका जो रेंज ज्यादा होने के कारण यूनिवर्सल इंडिकेटर को मल्टीपल टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। जिसका पीएच रेंज छोटा होगा उसको स्पेसिफिक टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, जिसका पीएच रेंज बड़ा होगा तो उसको हम बहुत सारा इंडिकेटर बहुत सारा टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन कर्व मैंने बताया। अब मैं बोलूंगा कि इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में क्या जानना है? इंडिकेटर्स जब है, मेरे पास 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिकेटर का पीएच रेंज क्यों होता है? जो कलर चेंज होता है वो पीएच रेंज क्या है, क्यों है? देखो, इंडिकेटर्स के लिए मैं थोड़ा अटैचमेंट में जाऊंगा, तो वहां से मैं दिखा के पढ़ाऊंगा तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक तो क्लास, सैटरडे संडे नहीं है तो ट्यूसडे को लेंगे। नहीं लेने से सिलेबस नहीं होगा तुम लोगों का। पार्डन? स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ गया हो, कल तो खुला था। हाँ, अभी दिख रहा है ना? बोलो। अभी देखो यहाँ पे इंडिकेटर, ये देखो
इंडिकेटर जो है ये देखो टाइट्रेशन कर्व, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, इसमें जो जंप होगा ना वो बहुत बड़ा जंप होगा, 3 to 11 के आसपास। तो इसमें फिनाप्थलीन यूज करने से एंड पॉइंट आएगा, जंप का अंदर आएगा। मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो जंप का अंदर आएगा, तो रिजल्ट सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस करेंगे तो पीएच जो है ये पीएच लेस देन 7 आएगा। तो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो जंप का बीचों बीच आएगा। फिनाप्थलीन यूज करेंगे यहाँ आएगा, जो कि रिजल्ट के बाद आएगा, सही नहीं होगा। लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो ये फिनाप्थलीन देंगे तो सही रेंज देगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ग्राफ ठीक से ड्रॉ नहीं किया। अब अगर वीक एसिड वीक बेस देंगे तो फिनाप्थलीन यूज करेंगे, रिजल्ट के बाद देगा। मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, रिजल्ट से पहले देगा। तो दोनों ही खराब है, समझ में आया? तो अब देखो, अब मेरा 3 क्वेश्चन का आंसर दो। ये पीएच, ये इंडिकेटर का पीएच रेंज क्यों होता है? और एक बात है, ये पीएच रेंज तो है ही, लेकिन क्वेश्चन ये है ये जो पीएच रेंज में कलर क्यों आता है? और तीसरा है, इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में एक कलर देगा, बेसिक मीडियम में एक कलर देगा, ऐसे क्यों करता है? बोलो। ये देखो, फिनाप्थलीन इसका डीप कलर नहीं है क्या? ये कलर देते हैं। फिनाप्थलीन क्या करता है, पिंक कलर देता है, डीप पिंक कलर ले लिया। सो 3.2 से पहले पिंक देता है और 4.5 के बाद ये देता है येलो कलर। इसके बाद ये येलो कलर देता है, ये फिनाप्थलीन का काम है। और मिथाइल रेड का काम है, 4.4 से पहले रेड देता है, 4.4 से पहले रेड देता है और 6.5 के बाद येलो कलर देता है। ओके, इसके बाद हाँ वो पिंक रेड के बीचों बीच देता है। वो एक्चुअली पिंक सही है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरा तुम लोग लैब में देख सकते हो, पिंक कलर सही है। और येलो और ऑरेंज लिखना है उसका, इसलिए उसका नाम ऑरेंज है। तो 4.5 के बाद येलो ऑरेंज टाइप का दिखाता है। लिटमस पेपर रेड टू ब्लू देता है, मतलब इससे पहले रेड, इसके बाद ब्लू। ठीक है, समझ में आया? तो इससे पहले रेड, इसके बाद ब्लू। और ये इससे पहले येलो दिखाएगा, उसके बाद रेड दिखाएगा। और ये इससे पहले कलरलेस नो कलर, इसके बाद पिंक दिखाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है ये पीएच रेंज क्यों है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सबका अलग अलग पीएच रेंज क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 3, एसिडिक मीडियम में एक पीएच रेंज होगा, बेसिक मीडियम में एक पीएच रेंज होगा, मतलब लोअर रेंज में एक पीएच कलर आएगा, हायर रेंज में एक पीएच कलर आएगा, ऐसा क्यों? जानते हो क्या? देखो, मैं अभी एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन फिर हम ट्यूसडे मिलेंगे। कोई इंडिकेटर होगा ना, वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है या वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। कोई भी इंडिकेटर है, वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस होगा, जिसमें इसका एसिड का एक कलर होगा और कॉन्जुगेट बेस का और एक कलर होगा, या दोनों कलर होगा, या एक कलरलेस होगा दूसरा कलर होगा, ऐसे करके होता है। तो कलर ए कलर बी दिया, तो कलर ए कुछ भी हो सकता है, कलर बी कुछ भी हो सकता है। सपोज कलर ए मैंने ले लिया रेड कलर,
इसको मैं ले लिया रेड, मैंने ऐसे सपोज ले लिया, इसको रेड ले लिया। कलर बी को मैंने ले लिया ब्लू, ओके, इसको ले लिया ब्लू, ठीक है। तो इसको ब्लू ले लिया, इसको रेड ले लिया। अब क्या होगा, ये HIN को हम पार्ट 1 इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे, सही है। तो अगर इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, एसिड में रखते हैं, H+ ज्यादा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा? अगर ये H+ ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड शिफ्ट करेगा? हाँ, हाँ, ये H+ अगर एक्सेस रखेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ना। तो इक्विलिब्रियम अगर एसिडिक मीडियम में इन सबको रख देंगे, वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, और HIN का जो अमाउंट है और कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, IN से ज्यादा हो जाएगा। IN माइनस कॉन्जुगेट बेस ऑफ इंडिकेटर, HIN एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, IN माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। IN माइनस अगर अकेला रहता है उसका कलर ब्लू होता है, HIN अकेला रहता है उसका कलर रेड होता है, कलर A कलर B, कुछ अलग कलर भी हो सकता है, मैंने ले लिया रेड और ब्लू। तो जब एसिडिक मीडियम रहेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाने से क्या होगा, HIN IN माइनस से ज्यादा होगा। हाँ, तो इसके लिए ये जो कलर आएगा वो रेड कलर आएगा। अब मान लो बेसिक मीडियम देंगे, तो बेसिक मीडियम देने से ये क्या होगा, हाँ, OH माइनस कंज्यूम करेगा, तो H+ कम हो गया, H+ कम हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया, इसमें रिएक्शन क्या हुआ, बैकवर्ड गया, इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाने से क्या होगा, IN माइनस जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन HIN होता है, ठीक है। अगर IN माइनस HIN से ज्यादा होगा तो क्या होगा, IN माइनस का कलर डोमिनेट करेगा, कौन सा कलर, ब्लू कलर। तो बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर या कलर बी देगा, और एसिडिक मीडियम में ये कलर ए देगा, समझ में आया। तो बाकी दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब पीएच रेंज कैसे आता है, हर इंडिकेटर का अलग अलग पीएच रेंज क्यों है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सही है। हाँ, ये फिटजी का पुराना पैकेज है, RSM है, RSM। और तुम लोग को स्टडी मटेरियल मिलता है उसमें सब सेम होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रह गया तो उसको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।